रिलेटेड जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1, यह गायन शैली सबसे प्राचीन है? ध्रुपद, ठुमरी, ध्रुवा गायन या ख्याल? तो सबसे प्राचीन जो गायन शैली है वो है ध्रुपद गायन शैली। नंबर 2 क्वेश्चन है, ध्रुपद का आविष्कारक किसे माना जाता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, मानसिंह तोमर को ही ध्रुपद का आविष्कारक माना जाता है, तो इसका सही आंसर है मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायक को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कलावंत कहा जाता था, और ध्रुपद गायक को अभी जो हम बोलते हैं उसको मर्दाना गायकी, इसको मर्दाना गायकी बोलते हैं, लेकिन इसको प्राचीन काल में कलावंत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गाने से किस अंग पर जोर पड़ता है? हृदय, गुर्दे, फेफड़े या इनमें से कोई नहीं? तो ध्रुपद गाने से फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद को डैश भी कहते हैं? कलावंत, गायन, मर्दाना गायकी या इनमें से कोई नहीं? तो ध्रुपद को मर्दाना गायकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुपद गायन का प्रचार किस काल में अधिक हुआ? प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में या सभी कालों में? ध्रुपद गायन का प्रचार मध्य काल में अधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस ताल का प्रयोग नहीं किया जाता? मत ताल, सूल ताल, तीन ताल या चार ताल? तो ध्रुपद गायन में तीन ताल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद में निम्न में से किस वाद्य का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद किस वाद्य पर ध्रुपद का प्रयोग किया जाता है? पखावज, तबला, मृदंग या इनमें से कोई नहीं? तो ध्रुपद गायन का जो वाद्य है वो है पखावज। यह पखावज के साथ गाई जाती है। ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है ताने, तराने, लयकारियां, इनमें से कोई नहीं? तो ध्रुपद में लयकारियां में दुगुन, तिगुन, चौगुन की लयकारियां की जाती हैं, तो इसका आंसर है ग, लयकारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? प्राचीन काल में जैसा मैंने बताया, प्राचीन काल में 4 और आधुनिक काल में 2। तो प्राचीन काल में ध्रुपद के 4 भाग होते हैं: स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो आधुनिक काल में ध्रुपद के 2 भाग होते हैं, तो आंसर है क, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत ने ध्रुपद के कितने अंगों का वर्णन किया है? 11, 12, 18 या 20? ध्रुपद के 18 अंगों का भरत ने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में ध्रुपद किस नाम से प्रचलित है? तो दक्षिण भारत में जो ध्रुपद है वो दरु नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेशी ग्रंथ में ध्रुपद को क्या कहा गया है? दरु, चौकशा, चक्ष या शुद्ध गीति? तो बृहदेशी ग्रंथ में ध्रुपद को चौकशा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंगदेव जी ने ध्रुपद को क्या नाम दिया? दरु, चौकशा या शुद्धा गीति, मर्दाना गायकी? तो शारंगदेव जी ने ध्रुपद को शुद्धा गीति नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद की कितनी वाणियां होती हैं? ध्रुपद की 4 वाणी हैं, जैसा कि मैंने भी लर्न कराया, तो सही आंसर है ग, 4। नेक्स्ट टॉपिक है धमार। धमार गायन शैली का एक अन्य प्रकार है जिसके गीतों में ब्रज की होरी या ईश्वर भक्ति का वर्णन मिलता है। इसे धमाल भी कहते हैं। इस गायन में लयकारियों का विशेष महत्व है। मीन्स दुगुन, तिगुन, चौगुन, इनकी लयकारियों में इसको गाया जाता है। धमार के साथ धमार ताल का ही प्रयोग करते हैं। इसमें केवल धमार ताल का प्रयोग किया जाता है और किसी ताल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस गायन की संगति पखावज वाद्य पर ही की जाती है। तो इसका जो गायन है वो पखावज वाद्य के साथ किया जाता है और ध्रुपद का भी पखावज वाद्य पर किया जाता है। आइए देखते हैं धमार गायकी से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, जब होरी नाम के गीत को धमार ताल में गाते हैं तो वह कौन सी गायन शैली होती है? तराना, धमार, ख्याल या ध्रुपद? तो इसका सही आंसर है ख, धमार। होरी का वर्णन धमार में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गीत किस ताल में गाया जाता है? या क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है कि धमार गायकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? धमार ताल, 4 ताल, 3 ताल या 1 ताल? जैसे कि मैंने बताया, धमार गीत के साथ धमार ताल ही बजाई जाती है, तो सही आंसर है का, धमार ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? बसंत के गीतों का, देवी देवताओं का, राजा के गुणों का या ब्रज की होली का? तो इसमें ब्रज की होली का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धमार ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ किया जाता है? ध्रुपद, तराना, धमार या ख्याल? तो धमार ताल का प्रयोग धमार गायकी के साथ ही किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है तराना। यह आधुनिक गायन शैली का एक प्रकार है। इसके जो शब्द हैं वो है दानी, तदानी, नोम तोम, दीम तनोम आदि। तराने के दो भाग होते हैं, स्थाई व अंतरा। इसमें स्वर और लय की प्रधानता होती है। यह छोटे ख्याल के बाद में गाया जाता है। कुछ तरानों में सितार, तबला, पखावज के बोल गाए जाते हैं। इसकी जो लय होती है वो द्रुत लय होती है। इसका जो उद्देश्य है, तराना का उद्देश्य है जुबान की तैयारी। नत्थु खा और तानरस खा के तराने प्रसिद्ध हैं। स्वर्गीय उस्ताद अमीर खां के अनुसार तराना के बोलों का अर्थ होता है खुदा की बंदगी। इस तरीके से आप शॉर्ट में कर सकते हैं। आइए देखते हैं तराना से रिलेटेड बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, तराना एक डैश गायन शैली का प्रकार है। तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक या इनमें से कोई नहीं। तो तराना एक आधुनिक गायन शैली का प्रकार है। जैसे कि ध्रुपद, धमार प्राचीन काल के थे, तो ये आधुनिक काल के हैं। गायन शैली का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 2, किस संगीतज्ञ के अनुसार तराना के बोलों का अर्थ होता है खुदा की बंदगी? बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां, अमीर खां या बिस्मिल्लाह खां? तो अमीर खां जी के अनुसार तराना के बोलों का अर्थ होता है खुदा की बंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराना में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो तराना में 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। तो सही ऑप्शन है क, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराना होता है ताल प्रधान, रस प्रधान, स्वर और लय प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो तराना स्वर और लय प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराना गाया जाता है छोटे ख्याल से पहले, छोटे ख्याल के बाद में, बीच में, छोटे ख्याल के बाद या निम्न क ख ग तीनों जगह? तो तराना छोटे ख्याल के बाद में गाया जाता है। तो सही ऑप्शन है ग, छोटे ख्याल के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तरानों में डैश वाद्य के बोल गाए जाते हैं? सितार, पखावज, तबला, क ख ग तीनों? तो कुछ तरानों में सितार के भी बोल बजते हैं, पखावज के भी, तबले के भी, तीनों के बोल बजाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है घ, क ख ग तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराने की लय होती है विलंबित, मध्य, द्रुत या विलंबित व द्रुत दोनों? तो इसकी जो लय होती है वो है द्रुत लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराने का उद्देश्य होता है ताल की तैयारी, स्वरों की तैयारी, जुबान की तैयारी या इनमें से कोई नहीं? तो तराने का उद्देश्य है जुबान की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में तराना को किस नाम से जाना जाता है? स्तोभ गान, द्रुत लयकारी, धमार या इनमें से कोई नहीं? तो प्राचीन काल में तराना को स्तोभ गान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीतज्ञ के तराने बहुत प्रसिद्ध है? तानसेन, अमीर खां, अमीर खुसरो, नत्थु खां और तानरस खां? तो नत्थु खां और तानरस खां के तराने प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर है घ, नत्थु खां और तानरस खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराने का भाग है स्थाई, अंतरा, क ख ग दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो तराने के जैसे कि बताया 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। तो क और ख दोनों आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ग, क, ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में तराना किस नाम से जाना जाता है? वर्णम, स्वर मालिका, जावली या तिल्लाना? तो दक्षिण भारत में तराना तिल्लाना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानी, तदानी, नोम तोम शब्द बोल हैं ध्रुपद के, तराना के, ख्याल के या धमार के? तो ये जो बोल हैं वो हैं तराना के बोल। तो सही आंसर है ख, तराना के। तानपुरा का परिचय एवं ढांचे का सचित्र वर्णन, और इसके बाद हम करेंगे तानपुरा मिलाने की विधि। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तानपुरा एक तत्व वाद्य यंत्र है, मीन्स तार वाला या वाद्य यंत्र है। जो तार वाले वाद्य होते हैं उनको तत्व वाद्य बोलते हैं। इसके आविष्कार किसने किया है? आविष्कारक है इसके तुम्ब्रू नामक गंधर्व ने इसका आविष्कार किया है। इसका प्राचीन नाम, पुराना नाम जो है वो है तंबूरा। इसका प्रयोग संगीत में स्वर देने के लिए किया जाता है। अब इसका हम पिक्चर देखते हैं और इसको लेबल करेंगे। कैसे, मैंने कैसे किया है, पहले मैंने सेमी सर्कल बनाया है। देखो यहाँ मैंने बनाकर इसको सेमी सर्कल बनाकर सीधे लाइन ऊपर लेकर गए हैं। फिर इसके इस पॉइंट से हमने बराबर बराबर ऐसे ले जाकर पूरी लाइन को ऊपर ले गए। इससे हमने इसको आधा कवर किया और तार, 4 तार के लिए हमने जगह छोड़ते हुए पूरी लाइन को लेकर गए ऊपर, उसको यहाँ से बंद कर दिया है। अब यहाँ से इस पॉइंट से हमने तार शुरू किए हैं। यहाँ से हमने एक एक करके चारों तार ऊपर लेकर गए हैं। 4 खूंटियों से हमने अलग अलग बांध दिए हैं। यहाँ पे हमने लगाई हैं 2 पट्टियाँ।
तो आइए अब इसको हम लेबल करके इसका हम भागों विभागों का वर्णन करते हैं। तानपुरे का पहला पार्ट जो है वो है तुम्बा। तुम्बा सबसे जो हमने गोलाई वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम तुम्बा। यह सूखे तुम्बे के खोल से बना होता है, ऊपर से चपटा व नीचे से गोल होता है। ऊपर से ये चपटा है और नीचे से गोल है, तो ऊपर से चपटा और नीचे से ये गोल होता है। इससे तानपुरे की आवाज और गूंज पैदा होती है। नेक्स्ट है तबली। तुम्बे के ऊपर ये जो गोल हिस्सा है, ऊपर के ऊपर जो चपटा होता है, जैसे कटोरी होती है, कटोरी के ऊपर हम खाली होता है वो चपटा होता है, चपटे के ऊपर कटोरी ढक दी जाती है, ऐसे ही लकड़ी का ये भाग होता है। खोखले भागों को लकड़ी के टुकड़े से हम ये ढक देते हैं, जिसको हम कहते हैं तबली। नेक्स्ट है हमारा तुम्बे के, जब हम आगे चलते हैं तो ये आगे पूरा लंबा डंडा आ जाता है। इस लंबे डंडे को बोलते हैं हम डांड। लकड़ी का खोखला डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा होता है, एक तरफ से इसकी खूंटियां लगी होती हैं, यहाँ पर एक तरफ इसकी खूंटियां लगी हुई हैं और जिसके ऊपर तारे बंधी हुई हैं, और दूसरी तरफ इसके होता है तुम्बा। तो तुम्बे से जुड़ा हुआ भाग डांड है, और जो इसका जो जोड़ने वाला पार्ट है, जो ये बीच में जो तुम्बा और डांड को जोड़ रहा है, उसको हम कहते हैं गुल या गुल्लू। जोड़ के स्थान को हम गुल या गुल्लू कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, डांड में ऊपर की ओर खूंटियां लगी होती हैं, 4 खूंटियां होती हैं जो स्वरों को ऊपर नीचे करने के लिए काम में आती हैं। नेक्स्ट, नीचे तबली के ऊपर हड्डी की बनी हुई एक चौकी के आकार की होती है। यह चौकी के आकार की जो पट्टी होती है ये होती है ब्रिज। इसको बोलते हैं ब्रिज। इसे घोड़च या घोड़ी भी कहते हैं, और इसके ऊपर चारों तार होकर गुजरते हैं। चारों तार होकर इस पर उसके ऊपर से ही होकर जाते हैं, जो यहाँ आकर बंध जाते हैं। दूसरा है ब्रिज के ऊपर चारों तारों के बीच ये जो 4 तार हैं, इन चारों तारों के बीच में ये जो पॉइंट्स दिखाए रहे हैं ये होते हैं सूत या धागा बंधा होता है। इससे तानपुरे में ये जो झनकार पैदा होती है, तानपुरे में इससे झनकार पैदा होती है। ये चारों तार नीचे आकर एक पॉइंट पर बांधे जाते हैं। तो तारों को बांधने के लिए तुम्बे के बीच में, ये जो तुम्बा है, तुम्बे के बीच में तिकोनी पट्टी होती है। देखिए तिकोनी पट्टी होती है जिसे मोंगरा या लंगोट कहते हैं। इसे मोंगरा या लंगोट कहते हैं। डांड के ऊपरी भाग में 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं आपकी। तो ऊपरी भाग से हड्डी की बनी हुई 2 पट्टियां होती हैं, जिन्हें तार जिसमें होल होते हैं और इसमें से तार निकलकर खूंटियों में जाकर बंध जाते हैं, और इसे कहते हैं हम अटी या तार गहन। ये 2 पट्टियां हैं, इसमें होल है, होल में से निकलकर चारों तार निकलकर जा रहे हैं और वो खूंटियों से जाकर बंध जाते हैं, जिसे कहते हैं अटी या तार गहन। अभी इसमें से चारों तार, इसमें 4 तारे होती हैं जिसमें स्वर मिलाए जाते हैं। नीचे ये जो पट्टी है ब्रिज, जिसे हम ब्रिज कहते हैं, ब्रिज से लंगोट तक के भाग में, इसके बीच में ब्रिज में और लंगोट के बीच में चारों तारों में 4 मन के पिरोए मीन्स मोती पिरोए हुए जाते हैं। इनकी सहायता से स्वरों के छोटे से अंतर को, इसमें जो अगर स्वरों में बहुत ही छोटा सा अंतर है जो हम खूंटी से दूर नहीं कर सकते हैं, तो उस छोटे से अंतर को दूर करने के लिए हम मनकों की हेल्प लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अब इनको इंट्रोड्यूस करते हैं हम, इनका परिचय, सभी पार्ट्स का। ढांचे का ज्ञान। नंबर 1 हमने पढ़ा तुम्बा। यह सूखे तुम्बे के खोल से बना होता है, ऊपर से चपटा व नीचे से गोल होता है, जैसे कि मैंने बताया। इससे तानपुरे की आवाज और गूंज पैदा होती है। नेक्स्ट है तबली। तुम्बे के ऊपर का भाग काटकर उसके खोखले भाग को लकड़ी के टुकड़े से ढक दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं तबली। नेक्स्ट ब्रिज। तबली के ऊपर हड्डी की बनी हुई चौकी के आकार की होती है, इसे घुड़च या घोड़ी भी कहते हैं। इसके ऊपर चारों तार रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट सूत या धागा। ब्रिज के ऊपर चारों तारों के बीच सूत या धागों का प्रयोग करते हैं, इससे तानपुरे की झनकार बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मोंगरा या लंगोट। तारों को बांधने के लिए तुम्बे के बीच में तिकोनी पट्टी होती है, जिसे मोंगरा या लंगोट कहते हैं। नेक्स्ट है डांड। लकड़ी का खोखला डंडा जो तुम्बे के साथ जुड़ा होता है, एक तरफ खूंटियां लगी होती हैं जिससे तारे खिंची रहती हैं। नेक्स्ट है गुल्लू। डांड और तुम्बे के जोड़ के स्थान को, जो डांड है और तुम्बा उनके उसके बीच का जो जोड़ का स्थान है उसको हम गुल्लू कहते हैं, और इसे गुल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अटी या तार गहन। डांड के ऊपरी भाग में हड्डी की बनी हुई 2 पट्टियां होती हैं,
जिनसे तार निकलकर खूंटियों से बांधे जाते हैं और इसे अटी या तार गहन कहते हैं। नेक्स्ट है खूंटियां। ये तानपुरे के ऊपरी भाग में होती हैं और चारों तारे स्वर ऊपर नीचे करने के लिए इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है तार। तानपुरे में 4 तारे होती हैं। पहली तार को मंद्रपा, अगली 2 तारों को जोड़ी के तार कहते हैं जिन्हें मध्य सा पर मिलाते हैं और चौथी तार को मंद्रसा पर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है मनके। ब्रिज में लंगोट तक के चारों तारों में मनके पिरोए जाते हैं और इनकी सहायता से स्वरों के सूक्ष्म अंदर को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है पत्तियां। तूंबे के ऊपर सजावट के लिए सुंदर पत्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं तानपुरे के तार मिलाने की विधि और कौन सा तार किस धातु का बना हुआ है। मैंने सबसे पहले इसमें 4 तारे बनाई हैं, 1 2 3 4। ये पहली तार, दूसरी तार, तीसरी तार और चौथी तार। पहली तार को मध्य सप्तक के पा स्वर मिलाए जाते हैं जिसमें पा में नीचे बिंदी लगी होती है। अगर किसी राग में पा स्वर वर्जित है तो उस कंडीशन में पहला वाला तार मंत्र सप्तक के मा स्वर में मिलाया जाता है और अगर किसी राग में पा और मा दोनों ही स्वर वर्जित है तो उस कंडीशन में पहले तार को हम मंत्र सप्तक के नी स्वर में मिलाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, घर में अगर कोई गया है तो सबसे पहले मिलते हैं पा, पापा नहीं है तो मम्मी, अगर पापा मम्मी दोनों नहीं है, घर में रहती है नानी, तो फिर नानी से मिलते हैं। नेक्स्ट हम तीनों तारों के नीचे लिखते हैं सा और लास्ट वाले तार के नीचे बिंदी लगा देंगे। तो इससे पता चलेगा ये जो दोनों तारे हैं ये मध्य सा में मिलाते हैं और जो लास्ट वाला 4th नंबर का तार है उसे मंद्र सा में मिलाया जाता है। दूसरे और तीसरे तार को हम, मैंने लिखा है यहाँ पर जैसे जोड़ी के तार कहते हैं। तो इस तरीके से आप लर्न करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा तार किस धातु का बना होता है। इसमें मैंने 4 तारे बनाई हैं। अब देखते हैं कौन सा तार किस धातु का बना है। पहला वाला तार पुरुष का पीतल का बना होता है और स्त्री का लोहे का बना होता है। तो इसको याद करने के लिए हम करेंगे पा से पापा, पा से पीतल। तो पहला वाला तार पापा का पीतल का है और स्त्री का, मम्मी का चिमटा होता है लोहे का। तो मम्मी का चिमटा लोहे का है तो लोहे से पहला तार बना होता है। स्त्री वाला मीन्स फीमेल का, मेल का हमारा होता है पीतल का और स्त्री का होता है लोहे का। दूसरा और तीसरा तार होता है लोहे का और चौथा तार हमारा पीतल का बना हुआ होता है। आइए अब देखते हैं तानपुरे से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, तानपुरा निम्न में से कौन सा वाद्य है? सुशिर वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य या अवनद्ध वाद्य? जैसा कि मैंने बताया था तानपुरे में तार होती है और तार वाला वाद्य को हम बोलते हैं तत्वाद्य। तो इसका सही आंसर है ग, तत्वाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरे का आविष्कारक माना जाता है तन्ना, तुम्बरू, तानसेन या तंबूरा? तो तानपुरे का आविष्कारक तुम्बरू नामक गंधर्व को माना जाता है। तो सही आंसर है ख, तुम्बरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरे का प्राचीन नाम क्या है? तंबूरा, तुम्बरू, तन्ना या तानपुरी? तो तानपुरे का प्राचीन नाम तंबूरा है। प्राचीन नाम है तंबूरा और इसका आविष्कार किया तुम्बरू गंधर्व ने। पर्दे या फ्रेट्स होते हैं 24, 22, 26 या एक भी नहीं। तो तानपुरे में फ्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे देखिए फ्रेट्स क्या होते हैं, आपने गिटार में देखे होंगे, ये जो है बना हुआ है